कोई मोशन कैसा है ये तो हमने काइनेमेटिक्स के अंदर समझ लिया, बट मोशन हो क्यों रहा है इसकी बात हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, यानी कि लॉज ऑफ मोशन के अंदर। तो आज इसकी फर्स्ट वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि कोई मोशन आखिर क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे कारण होता है फोर्स। तो आज की वीडियो में हम फोर्स को ही बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, और फोर्स से रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग में होते हैं। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में भी कई मिसकंसेप्शन हो, बट अगर आज की वीडियो तुम एंड तक देखते हो तो मैं गारंटी करता हूँ कि फोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट तुम्हारे दिमाग में अब नहीं रहेगा, और इसके सारे क्वेश्चन तुम बहुत इजीली कर पाओगे। और एक चीज मैं और बताने वाला हूँ कि फोर्स और स्टार्टिंग के 3 बेसिक लॉज भी अगर तुम पढ़ लेते हो तो 30% से ज्यादा लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो जेई मेन के एग्जाम के अंदर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार काइनेमेटिक्स में हमने बात करी थी कि कोई मोशन कैसा है, उसके डिफरेंट मोशन पैरामीटर्स क्या क्या है, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सारी चीजों की हमने बात करी थी। बट वहां पर हमने एक चीज की बात बिल्कुल भी नहीं करी थी कि कोई मोशन अगर हो रहा है तो आखिर वो क्यों हो रहा है, या फिर उस मोशन के पीछे का कॉज क्या है। और काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते वक्त भी मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि कॉज ऑफ मोशन की बात हम करेंगे अपने अगले चैप्टर यानी कि लॉज ऑफ मोशन के अंदर। तो आज हम वही लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी चीज से डील करते हैं कि कोई मोशन अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या कोई मोशन अगर चलता चला जा रहा है तो वो क्यों अपने मोशन को कंटिन्यू कर रही है बॉडी, ठीक है। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। तो आगे बढ़ते हैं कि कोई मोशन क्यों होता है इसकी हम बात करेंगे। तो देखो यार, वाई डज अ बॉडी मूव। कोई बॉडी मूव क्यों करती है, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करती है, ठीक है। इतना बेसिक आइडिया तुम्हें ऑलरेडी पहले से होगा कि अगर तुम किसी चीज पर फोर्स लगाते हो तो वो चीज मूव करती है, ठीक है भाई। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि भाई फोर्स क्या है ना। फोर्स हमने बोल तो दिया, बट फोर्स है क्या, तुम्हें फील सबको है कि फोर्स क्या है। बट अब हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में फोर्स क्या है। तो एक किताबी डेफिनेशन है जो तुमने कई बार सुनी होगी, फोर्स इज अ पुश और पुल, यानी कि हम किसी चीज को अगर धक्का दे रहे हैं या किसी चीज को खींच रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बट एक चीज देखो, अगर सपोज करो ये तुम्हारा रूम है और यहाँ पर एक इस तरीके का एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, फ्लोर पर। तो क्या हम इसको पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं? तुम बोलोगे भैया नहीं कर रहे हैं। तो तुम्हारे हिसाब से हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इस पर साइमल्टेनियसली दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। जो कि एक है इसका वेट, जो कि इस तरीके से वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है, और फिर इस जमीन से नॉर्मल रिएक्शन इसको मिल रहा है जो कि कुछ इस तरीके का होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो दो फोर्सेस इस पर साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इट्स नॉट मूविंग। तो इसीलिए ये नहीं मूव कर रहा है। बट ऐसा नहीं है कि हम, तो यहाँ पर तुम्हें पुश और पुल वाली चीज से की फील नहीं आ रही होगी, बट एक्चुअल में एक तरह का पुश ही है ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये जमीन को पुश कर रहा है, जमीन इसको इक्विवेलेंट अमाउंट से पुश कर रही है, इसलिए ये नहीं मूव कर रहा है। तो पुश और पुल बोलना कई बार एकदम अच्छे से समझ में नहीं आती चीज, तो इस केस में तुम उसमें बोल सकते थे अगर तुम्हें सही से क्लैरिटी नहीं थी कि इस पर कोई फोर्स नहीं है, बट एक्चुअल में यहाँ पर दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं। नेट फोर्स जरूर जीरो है, इसलिए ये मूव नहीं कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो वही फोर्स की एक डेफिनेशन लिखी है, फोर्स इज द इंटरेक्शन ऑफ अ बॉडी विद इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के एनवायरनमेंट से कैसे रिएक्ट कर इंटरेक्ट करती है, दैट इज फोर्स, सिंपल। बाकी ये डेफिनेशन का तुम्हें कोई काम नहीं है, मैंने तो ऐसे ही लिख दी जस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो हम सीधा काम की चीजों पर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अपने अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस ब्लॉक पर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, या फिर इस तरीके से कुछ एंगल पर, लेट से 45 डिग्री, है ना, पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, तो ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ये दोनों का इम्पैक्ट भी इस बॉडी पर डिफरेंट डिफरेंट होगा। वो तुम्हें अपने आप में समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि इस फोर्स का अगर मैं फिर बेसिकली ऐसे देखूं तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ 10 cos 45 यानी कि 10/√2 का, और एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ जो कि होगा 10/√2 का, है ना। तो इसके बाद इस पर बाकी फोर्सेस हम ड्रॉ करेंगे, जब तुम आगे धीरे धीरे सीखते जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये 10 न्यूटन जो इम्पैक्ट यहाँ पर क्रिएट करेगा, ये 10 न्यूटन उससे काफी अलग इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, है ना। तो बेसिकली दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है, यहाँ पर लिख सकते हो कि बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, बट द फोर्सेस आर नॉट सेम, फोर्सेस आर नॉट सेम। तो 10 न्यूटन की फोर्स मैं हॉरिजॉन्टली लगा रहा हूँ, वर्टिकली लगा रहा हूँ, 45 डिग्री पे लगा रहा हूँ, 60 डिग्री पे लगा रहा हूँ, 30 डिग्री पे लगा रहा हूँ, हर एक अपने आप में डिफरेंट है। तो यही समझ में आ रहा है कि फोर्स में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मैटर करता है। तो इसीलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब
अगली चीज जो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि क्या फोर्स लगाने पर हमेशा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, है ना। तो हमने बोला चलो ठीक है, पहले हमने समझा कि मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं, बट क्या हम फोर्स लगाएंगे तो हमेशा मूव करेगी ऑब्जेक्ट? तो इसको समझते हैं। लेट से ये हमारे पास एक बॉक्स रखा है, ठीक है। इसको मैंने 10 न्यूटन की फोर्स से धक्का दिया, ठीक है। बट स्टिल ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। ऐसे मतलब तुम्हारे घर में कोई भारी बॉक्स रखा है ना। अब तुम्हें उसको ढकेलना है, तो तुमने अकेले ढकेलना शुरू किया, तुमसे नहीं ढकेला, ठीक है। फिर तुमने 2-3 लोग और बुलाए, भाई को बुलाया, अपने बाकी किसी किसी को बुलाया, और फिर तुम लोगों ने मिलके ढकेला, तो वो ढकेल गया। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि तुम जब ढकेले थे तुम फोर्स ही नहीं लगा रहे थे? ऐसा नहीं ना, तुमने 10 न्यूटन की फोर्स तुम यहाँ पे लगा रहे थे, बट फिर भी ब्लॉक नहीं हिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ गया फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन को हम आगे काफी डिटेल में समझने वाले हैं चैप्टर के अंदर। अभी तक समझो कि इस तरीके से फ्रिक्शन का फोर्स आ गया, तो तुम्हारे 10 न्यूटन की फोर्स को इस फ्रिक्शन ने काउंटर कर दिया और ये ब्लॉक मूव ही नहीं हुआ। तो तुमने फोर्स जरूर लगाया, बट फिर भी नेट फोर्स जीरो हो गया इस फ्रिक्शन की वजह से, और इस वजह से कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं हुआ। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट मूव हो, और ये तुमने प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। तो मूव क्यों नहीं हुआ, ये यहाँ पर एक सिंपल से वर्ड्स में तुम लिख सकते हो कि ड्यू टू फ्रिक्शन ये मूव नहीं हुआ। और फ्रिक्शन को हम आगे काफी डिटेल में समझेंगे कि फ्रिक्शन ऐसे ही क्यों लगा, और फ्रिक्शन 10 न्यूटन का क्यों लगा या कितने का लगेगा, ये सारी चीजें हम आगे फ्रिक्शन में देखेंगे, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ वी अप्लाई अ फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट देन इट विल डेफिनेटली मूव। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो मूव करेगा ही करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि क्या फोर्स अप्लाई करने के लिए हमेशा कांटेक्ट होना जरूरी है? तो अभी तुमने देखा जो हमने धक्के वाली फोर्स की बात करी, ठीक है, या तुम किसी चीज को रस्सी से खींच रहे हो, तो इसमें तुम हर चीज में कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। बट क्या किसी चीज पर फोर्स लगाने के लिए हमेशा कांटेक्ट होना जरूरी है? थोड़ा सोचो इसको अपने हिसाब से। तो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट से हमारे पास इस तरीके का एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक ये है प्लस क्यू चार्ज, है ना, और एक और हमारे पास है ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। दो चार्जेस हैं। तो अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया है तो तुम समझते होगे कि इसके बीच का फोर्स क्या है, बट अगर नहीं भी पढ़ा है तो तुम्हें इतना तो पता होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, ठीक है। तो ये इससे इसको रिपेल करेगा इस तरीके से, मतलब ये इससे दूर भागना चाहेगा लाइन ज्वाइनिंग पे, और ये वाला भी इससे दूर भागना चाहेगा। हालांकि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बता देता हूँ, क्यू के क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपने आप बाई आर स्क्वायर। आर क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। बट एक चीज समझ में आ रही है तुम्हें कि एक रिपल्सिव फोर्स आएगा, ठीक है। ये इधर भागना चाहेगा और ये इधर भागना चाहेगा। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे, ऐसे ही अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। तो यहाँ पर तो कोई कांटेक्ट हुआ नहीं, इतनी दूर बैठे हैं फिर भी एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि फोर्स के लिए कांटेक्ट हो ही हो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इस केस में कोई कांटेक्ट नहीं है, देन ऑल्सो यहाँ पर फोर्स पिक्चर में आ रहा है। ये इस पर फोर्स लगा रहा है और ये इस पर फोर्स लगा रहा है, और दोनों एक दूसरे को दूर ढकेल रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर लिख सकते हो नो कॉन्टैक्ट बट स्टिल रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स इज एक्टिंग। तो कोई कांटेक्ट नहीं है बट देन ऑल्सो रिपल्सिव फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर फोर्स के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फोर्स के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो एक और बात अपने को यहाँ से पता चली। चलो भाई, तो काफी चीजें हम फोर्स के बारे में अब तक जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहीं से क्लासिफाई करते हैं हम फोर्स को दो कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स का दो कैटेगरी में क्लासिफिकेशन आ जाता है तुम्हारे लिए, ठीक है। जिसमें एक होती है कांटेक्ट फोर्स और दूसरी होती है नॉन कांटेक्ट या फिर फील्ड फोर्स। और नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कांटेक्ट फोर्स वो फोर्सेज हैं जिनमें हमें कांटेक्ट, मतलब दोनों बॉडीज के बीच में कांटेक्ट कराना पड़ता है तब फोर्स लगती है। जैसे कि हमने वो धक्का देने वाली पुश वाली फोर्स देखी, ठीक है। तो वो हो गई। और फील्ड फोर्स जिसमें कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों के बीच की, तो इसमें कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक आध एग्जांपल लिख सकते हो कि कांटेक्ट फोर्स का, जैसे एग्जांपल हो गया जो हम आगे चैप्टर में देखेंगे अभी। एक हो गया तुम्हारा नॉर्मल, ठीक है, फ्रिक्शन, है ना, टेंशन। ये क्या क्या है? नॉर्मल अभी तुमने देख ही लिया। फ्रिक्शन मैंने तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे ही दिया कि कैसे लग रहा है। और टेंशन क्या है? जब कोई धागे को तुम ऐसे खींच रहे हो तो उस पर जो फोर्स लग रही है वो भी हम आगे इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो टेंशन, नॉर्मल फ्रिक्शन, टेंशन, और केवल धागा नहीं, कोई रॉड है तो वो भी अपनी जगह पर, मतलब शेप में क्यों बनी हुई है, टेंशन की वजह से होता है सब। तो अभी तुम आगे देखने वाले हो। फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स जिसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अभी मैंने तुम्हें ऊपर दिखाई, ठीक है।
और ये सारी तुम्हारे सिलेबस में है ही है। अगर तुम 12th के स्टूडेंट हो इस टाइम पे, तुमने इनका नाम तो सुन ही लिया होगा, भले तुमने ये चैप्टर्स ढंग से ना पढ़े हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये इस तरह की फोर्सेज होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये सारी फील्ड फोर्सेज होती हैं, इनमें कोई कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें फोर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे कि फोर्स और एक्सेलरेशन कैसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यहीं से सारी बात आएगी कि फोर्स लगाने से बॉडी कैसे मूव कर रही है, कैसे, फिर हम बेसिकली काइनेमेटिक्स से इसको रिलेट करेंगे आगे। ठीक है, कि कितना एक्सेलरेशन, कितनी वेलोसिटी, ये सारी चीजें। तो फोर्स लगाने से मूव कैसे होती है बॉडी, उसका रिलेशन हम तब निकाल पाएंगे जब हम रिलेट कर पाएंगे कि फोर्स एक्सेलरेशन से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें से कई लोग एक आंसर देंगे जो बहुत ज्यादा तुमने 9 10 में सुना हुआ ऑलरेडी। ठीक है, बट वो चीज़ भी एकदम करेक्ट नहीं है। तो तुम्हारा आंसर ये होगा कि F=ma। ये तुमने सुना होगा और शायद तुम्हारे दिमाग में बैठा होगा कि इस पर तुमने 100 150 क्वेश्चन 9th क्लास में किए होंगे। ठीक है, तो F=ma, क्या ऐसे ही फोर्स एक्सेलरेशन से रिलेटेड होती है? होती है, बट कुछ केसेस में। ठीक है, हमेशा नहीं। तो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये हमेशा ट्रू नहीं होता। तो फिर अगर ये हमेशा ट्रू नहीं होता तो फिर क्या होता है ना? इसका आंसर तुम्हें आगे मिलेगा इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इतना समझ लो कि हम फोर्स का और एक्सेलरेशन का रिलेशन पढ़ने वाले हैं, उसी पर ये चैप्टर पूरा तुम्हारा बेस्ड है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ दिस रिलेशन इज प्रेजेंटेड बाय सर आइजैक न्यूटन इन एंड इज कॉल्ड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो न्यूटन ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि फोर्स एक्सेलरेशन से कैसे रिलेटेड है, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है ना। उसी का ये चैप्टर हम लॉज ऑफ मोशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ये आगे तक चलने वाला है। ठीक है, ओके, बट दिस न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज नॉट ऑलवेज वैलिड। तो एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है, जो न्यूटन की मैकेनिक्स हम आगे इस पूरे सिलेबस में, तुम्हारे जेई सिलेबस में भी जो पूरी है, ये हमेशा वैलिड नहीं होती है। तो कब वैलिड नहीं होती है ये भी जान लो, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट नॉलेज है। खैर, इसका तुम्हें कोई ऐसे काम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, बट फिर भी पता होना चाहिए कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स कब वैलिड नहीं होती है। तो अगर कोई पार्टिकल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास या स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा, है ना, उस उस रेंज में मूव कर रहा है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट या उससे ज्यादा या उसके आसपास, मतलब थोड़ी सी कम उससे, उसके आसपास है, ठीक है, नियर क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स वहां पर इनवैलिड हो जाती है। तो जो हम रूल्स अभी इस चैप्टर में और इसके आगे पूरा मैकेनिक्स में सीखने वाले हैं, वो सारे वहां पर फेल कर जाते हैं, और उसके लिए हमें एक अलग तरह की मैकेनिक्स पढ़नी पड़ती है, जो कि है क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुम आईआईटी में जाओगे तो वहां जाकर के अगर तुम इंजीनियरिंग फिजिक्स या कोई ऐसी ब्रांच लेते हो जहां पर ये पढ़ाई जाएगी, तो वहां पर तुम इसको डिटेल में पढ़ोगे। बट अभी हमारे सिलेबस में न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही है। बस ये जान लो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमेशा वैलिड नहीं होती है। इस केस में ये इनवैलिड हो जाती है जब पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट या उसके आसपास मूव कर रहा हो तो। बट ऐसा केस अभी हमें अपनी मैकेनिक्स में नहीं मिलने वाला है। तो यार, इस वीडियो में हमने अच्छे से समझ लिया कि फोर्स क्या होती है। अब इसके बाद हमें बात करनी है कि फोर्स एक्सेलरेशन से कैसे रिलेटेड होती है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो न्यूटन ने अपनी न्यूटोनियन मैकेनिक्स में दिया है, जिसके लिए 3 लॉज हम पढ़ते हैं, न्यूटन के 3 लॉज, जो कि आगे आने वाली वीडियोस में तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, बट उन लॉज को पढ़ने के लिए भी हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि न्यूटन लॉज हम कुछ ही पर्टिकुलर तरह के फ्रेम्स में लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब फ्रेम क्या हुआ, ऑब्जर्वर अपना। तो अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है वो एक पर्टिकुलर टाइप का ऑब्जर्वर होगा, तो उसी केस में हम न्यूटन के लॉज लगा पाएंगे। हर तरह के ऑब्जर्वर के लिए हम इसको नहीं लगा सकते, और इसी तरह के ऑब्जर्वर को हम बोलते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, और क्यों हम केवल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही न्यूटन के लॉज को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इन वीडियोस की स्लाइड्स तुम्हें फाइनल लैब के ग्रुप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर। उसका लिंक भी मैंने तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो तुम अगर सीरियसली इसको फॉलो कर रहे हो तो जाकर के उसको ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा इस कोर्स से रिलेटेड या और भी मेरी वीडियोस से रिलेटेड कोई भी जनरल जो भी तुम्हें मटेरियल मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, वो मैं तुमसे शेयर करता रहता हूँ। वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो उसको भी जल्दी से ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।